अच्छा देखो, अब हम ये एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर कर रहे हैं फॉर्मूला। अच्छा देखो, एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता क्या है, दोनों में तो डिफरेंस क्या होता है। जो एम्पेरिकल, जैसे फर्स्ट को मेरे पास यू करके लिखा हुआ है ना, C6H6O6, ये मेरे पास मॉलिक्यूलर ये फॉर्मूला है। इसमें एक्चुअल वो क्वांटिटी ऑफ एटम्स है ना, ये क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये होता है एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ एटम्स। ठीक है, क्या होता है एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ एटम्स इन अ कंपाउंड। ठीक है, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ एटम्स इन अ कंपाउंड। अब ये क्या है, ये एक्चुअल क्वांटिटी है। अब एक होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला, वो होता है रेशो। ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, रेशो। एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है रेशो मेरे पास ना, कि रेशो क्या है ना। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, रेशो। रेशो ऑफ एटम्स। ठीक है, अब देखो रेशो ऑफ एटम्स हम फाइंड आउट कैसे करते हैं। हम फाइंड आउट इस तरीके से करते हैं कि देखो मेरे पास अभी, अगर मैं इसको कट कर दूं, 6 6 और किसमें, ये अगले इसमें कट है ना, ये मेरे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, C6H6O6। सही है, 6 1 6 6 1 6 6 1 6। तो क्या हो गया, C1H1O1। ये बन गया मेरा एम्पेरिकल फॉर्मूला। ये मेरे पास रेशो आ गया, इसको बोलते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला है ना। ये मेरे पास क्या आ गया, रेशो आ गया। ठीक है, इसको बोलते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला। इसी तरीके से अगर देखो मेरे पास ये लिखा हुआ है C2H4O6। अब मैं किसी एक डिजिट से सबको डिवाइड कर दूंगा, जैसे मैंने टू से कर दिया, टू वन जा टू, टू जा टू, थ्री जा। तो अब ये एक्चुअल वो काउंट नहीं है, टू वन C1H2O3, ये एक्चुअल काउंट नहीं है, ये वो रेशो है मेरे पास। ये क्या है मेरे पास, रेशो है। और ये क्या है मेरे पास, एक्चुअल काउंट है ऑफ एटम। ये क्या है, एक्चुअल काउंट ऑफ एटम्स है, या एक्चुअल अमाउंट ऑफ एटम बोल सकते हैं। सही है, और ये अगला रेशो है, तो इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और इसको बोलते हैं एम्पेरिकल फार्मूला। यानी कि जो जो रेशो वो है एम्पेरिकल फार्मूला, और जो एक्चुअल अमाउंट है वो है मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब इसी तरीके से देखो, जैसे मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे कि उसमें मुझे एक जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, ये 5 नंबर का एक क्वेश्चन है ना, कि मेरे पास वो कार्बन है 37.8% है। ठीक है, और हाइड्रोजन है 6.30%, और क्लोरीन है 55.9%। सही। अब मुझे इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला को बताना है। ठीक है, मुझे बस सिर्फ उसने कंपाउंड में मुझे ये चीज दी हुई है कि ये इतने इतने परसेंट है। मुझे इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला को बताओ क्या होगा, उसके अलावा उसने मुझे कुछ भी नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो मुझे इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करना है कि इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा क्या। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मैं किस तरीके से करूंगा फाइंड आउट इसका। देखो स्टेप वन में क्या होगा, मैं सबसे पहले इनको इनके एमआर से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, स्टेप वन क्या है, डिवाइड एवरी एलिमेंट परसेंटेज बाय इट्स ए आर। उसके ए आर से उसको डिवाइड कर दूंगा, यानी कि क्या है, 37.8 डिवाइड बाई 12। और ये कार्बन का ए आर है। ठीक है, और एज का, एज है मेरे पास 6.30%, इसका ए आर होता है 1। क्लोरीन जो है वो है मेरे पास 55.9%, और उसका ए आर होता है 35.5। ए आर कितना है, 35.5। अब मैं इनकी वैल्यूज करूंगा, ये फाइंड आउट ये क्या है ना। वैल्यूज क्या आ रही है, 37.8 डिवाइडेड बाय 12, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 3.15।
इसमें तो 6.30 ही आएगा, सही। और इसमें आ रहा है 55.9 डिवाइडेड बाय 35.5। मेरे पास आंसर है 1.574। इस तरीके से मेरे पास आंसर आ गया। अब मैं देखूंगा कि इसमें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है। सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू मेरे पास है ये। सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू मेरे पास ये आ रही है, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू आ रही है। अब मैं सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू से जो आंसर है स्टेप वन का उसको डिवाइड कर दूंगा। स्टेप टू क्या है? डिवाइड द आंसर्स ऑफ स्टेप वन बाय द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ स्टेप वन। स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ स्टेप वन। ठीक है। स्टेप मैं क्या करूंगा, डिवाइड द हर एक आंसर को डिवाइड कर दूंगा जो स्मॉलेस्ट वैल्यू आई है स्टेप वन में। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, 3.15 डिवाइड कर दिया 1.574 से। 6.34 को डिवाइड कर दिया 1.574 से। और 1.574 को डिवाइड कर दिया 1.574 से। ठीक है। इसका मेरे पास आंसर आंसर आ जाएगा 2, इसका आ जाएगा 4 और इसका आ जाएगा 1। अब ये मेरे पास आ गया काउंट। ये मेरे पास वो कार्बन था, कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 4 है, क्लोरीन 1 है। ये मेरे पास आ गया एम्पेरिकल फॉर्मूला। ये क्या आ गया मेरे पास? एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया। इस तरीके से वो करना होता है मैंने, ठीक है। समझ आया? ये इस तरीके से करना है। चलो अब इसके मजीद फास्ट करते हैं। अच्छा देखो, अब ये उसने मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है, एल्कीन react with bromine to form the compound containing carbon, hydrogen and bromine. A compound contain 22%, 22.2% carbon, 3.70% हाइड्रोजन एंड 74% ब्रोमीन बाय मास। ब्रोमीन क्योंकि बहुत हैवियर वो कंपाउंड होता है, इसका मास वो पार्टिकल है, इसका मास हमेशा ज्यादा होता है। कैलकुलेट द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है। देखो वही स्टेप वन क्या है कि मैं जो भी ये परसेंटेज है उनको उनके एमआर से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है। परसेंटेज मेरे पास क्या आ रही है, मैंने वन लिखा, वन का मतलब स्टेप वन है ना, सही। अब मैंने स्टेप वन क्या लिखा, कार्बन है, कार्बन की परसेंटेज है 22.2 डिवाइडेड बाय 12। इसी तरीके से मेरे पास हाइड्रोजन है 3.70, उसकी वो परसेंटेज डिवाइड बाय वन। ठीक है। अच्छा ब्रोमीन जो होता है ना मेरे पास, ठीक है, ब्रोमीन के अक्सर दो आइसोटोप्स लिखे होते हैं, एक होता है 79 और एक 81 ना। ठीक है? आप क्या लिखोगे, ये जो ए आर होगा ब्रोमीन का ए आर ले तो आप 80, क्या लेते हो 80, क्योंकि 79 और 81 दोनों आइसोटोप ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट के होते हैं। ठीक है। तो ब्रोमीन आया 74, तो 74 डिवाइड बाय 80, सही है। अब आप क्या करोगे, इसका आंसर को निकालोगे कि इनका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है। फर्स्ट आ रहा है 22.2 डिवाइडेड बाय 12, तो आ रहा है 1.85। क्या आ रहा है? 1.85। ठीक है। ये यहाँ से स्टेप टू स्टार्ट होगा। इसका तो ऑब्वियसली 3.70 आएगा। ठीक है। और उसका आ रहा है 7, इसकी सबसे छोटी वैल्यू आएगी डिवाइडेड बाई 18, ऑलमोस्ट 0.8 होगा, 0.92, 0.926। अब जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो क्या है मेरे पास, सबसे स्मॉलेस्ट ये वैल्यू है। अब मैं क्या करूंगा, इससे डिवाइड कर दूंगा सारी वैल्यूज को। ये हो गए मेरे पास 0.926, ये हो गए, ये सबको 0.926 से डिवाइड कर दिया, सबको 0.926 से वो डिवाइड कर दिया। इसका मेरे पास आंसर आ गया 2। ठीक है। इसका आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं ना, इसमें कहीं गलती ना हो जाए। इसका आंसर आ रहा है 4।
और इसका आंसर आएगा 1। तो मेरे पास कार्बन कितने, 2 है एम्पेरिकल फॉर्मूला में, हाइड्रोजन 4 और ब्रोमीन 1 है। तो ये हो गया C2H4Br1। सही है। ये मेरे पास क्या हो गया, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया C2H4Br। सही। अच्छा देखो इसी तरीके से अब वो क्या बोल रहा है, अ डिफरेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ब्रोमीन हैज एम्पेरिकल फॉर्मूला C3H2Br। अब ये डिफरेंट कंपाउंड है, जो हमने वो कंपाउंड किया ये वाला नहीं है ना। बोल रहे दैट रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस कंपाउंड इज 236, डिड्यूस अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। अच्छा देखो अब मॉलिक्यूलर एम्पेरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की तरफ जंप करने के लिए हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का वो मास चाहिए, तो हमें दिया हुआ है। ये जो उसमें मॉलिक्यूलर मास है ना, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास है। ये जो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास है, ये मतलब है कि ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास है, ठीक है। अब एक फॉर्मूला को बता रहा हूँ, हमें क्या करना होता है, नंबर ऑफ जो जिस हमने मैंने बताया था ना कि रेशो है, हम रेशो एम्पेरिकल फॉर्मूला तो रेशो होता है, ये एक्चुअल काउंट है, तो हमें इसमें नंबर ऑफ मोल्स चाहिए होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स चाहिए होते हैं, ठीक है। यानी क्या, एम्पेरिकल फॉर्मूला इसके बराबर होता है ना, एक बार, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू एम्पेरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाई बाय एन। ये एन निकालना है मैंने। एम्पेरिकल फॉर्मूला तो मेरे पास है C3H2Br, ये एन निकालना है। एन कैसे आता है, एन मेरे पास आता है एम्पेरिकल फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला मास मेरे पास क्या है, जो एम्पेरिकल फॉर्मूला उसका मास निकाल लो। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास यानी ईएफ मास, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास यानी ईएफ मास। ये क्या है मेरे पास, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है उसका मास निकाल लो। एम्पेरिकल फॉर्मूला वो मेरे पास क्या है, C3H2Br। इसका मास कैसे आएगा, मेरे पास सी कितने, सी का मास होता है 12, सी है कितने 3, प्लस एच कितने 2, एच का मास होता है 1, 1 × 2, और बी आर का होता है 80। ये हो गया मेरे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास मुझे दिया हुआ है 236। नॉर्मल इसका आंसर, अच्छा मैंने ये वो लिख दिया, उल्टा लिख दिया मैंने, हाँ, फॉर्मूला ही अपोजिट लिख दिया। चलो कर करना पड़ेगा। फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, ये मुझसे गलती हो गई। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, सही है, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास मेरे पास यहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूलर मास है मेरे पास 236। मॉलिक्यूलर मास कितना है, 236। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास इसी तरीके से 12 × 3, कार्बन का एक का मास 12 होता है, वो कार्बन 3 है, C3H2Br है ना, और प्लस 1 × 2 प्लस 80। सही है। अब मैं नंबर ऑफ एन वो निकालूंगा कि इसकी वैल्यू क्या है, से वैल्यू आ रही है इसकी 236, 236 डिवाइडेड बाय 12 × 3 प्लस 2 प्लस 80। आंसर आ रहा है 2। मैंने कहा था ना नॉर्मली इसका आंसर 2 ही आता है, ठीक है। तो जो इम्पेरिकल फॉर्मूला मास है क्या है मेरे पास, C3H2Br। इसको n यानी 2 से मल्टीप्लाई करा दूंगा, मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला आ जाएगा। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बन गया, C6H4Br। ये मेरे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया, ठीक है। इस तरीके से करना है। स्टेप वन क्या था इसका, स्टेप वन में आपने नंबर ऑफ एन निकालना है। स्टेप वन क्या था, नंबर ऑफ एन निकालना है, ठीक है। नंबर ऑफ एन मैंने निकाला। स्टेप टू में ये वाला फॉर्मूला था, इस तरीके से मैंने लिखा है, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूलाज आपने यूज करने होंगे ना। नंबर ऑफ एन क्या था, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले ये चीज करी, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास को एम्पेरिकल फॉर्मूला मास से किया, तो मेरे पास क्या आ गया, एन। क्या आ गया मेरे पास, एन आ गया, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, इस एन को मल्टीप्लाई कर दिया किससे, एम्पेरिकल फॉर्मूला से, तो मेरे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया, ठीक है। हर क्वेश्चन इसी तरीके से होगा एम्पेरिकल फॉर्मूला का भी। 2-3 क्वेश्चन इसके और कर लेते हैं आज। अच्छा वो बोला वन ऑफ दीज प्रोडक्ट कंटेन
37.8% carbon by mass, 6.30 hydrogen by mass, and this chlorine by mass. Calculate the empirical formula and the molecular formula of the product. Calculate the empirical formula and deduce the molecular formula of the प्रोडक्ट. सेम उसी तरीके से करना है, ठीक है. सबसे पहले आपने वो कार्बन लिखे, वो कार्बन कितने हैं आपके पास? कार्बन है 37.8, हाइड्रोजन है 6.30 और क्लोरीन है 55.9. इसको इनको इनके एमआर से डिवाइड कर दूंगा. 35, सॉरी, कार्बन का 12 होता है ना, कार्बन का 12 है, हाइड्रोजन का 1 है, क्लोरीन का 35.5 है. अब मैं देखूंगा कि भाई इसका आंसर क्या आ रहा है ना. का आंसर आ रहा है 37.8 डिवाइडेड बाई 12. मेरे पास आपका आंसर आ रहा है 3.15. इसका तो यही आ जाएगा 6.30 और इसका आ जाएगा 55.9 डिवाइडेड बाय 35.5, तो ये आ रहा है 1.588. अब मैं क्या करूंगा, जो स्मॉलेस्ट नंबर है उससे स्टेप टू मेरा स्टार्ट है, स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करूँ. स्मॉलेस्ट नंबर यही है, ये रहा मेरे पास. तो स्मॉलेस्ट नंबर से मुझको डिवाइड कर दूंगा. तो 1.588, इसको 1.588 और 1.588. अब मैं देख लूंगा आंसर क्या आ रहा है. इसका आंसर तो 2 आ रहा है, ठीक है. यानी 3.15 डिवाइडेड बाय 1.588, इसका 2 आ रहा है. और इसका आ रहा है 6.3 डिवाइडेड बाय 1.588. इसका आ रहा है 4. कितना आ रहा है? 4. और इसका आ रहा है 1. ये मेरे C2H4 C2H4Cl1 क्या गया? C2H4Cl1. अब इसमें आप सीधा सा वही करोगे जो आपके पास मॉलिक्यूलर मास है ना, जो इससे पहले मैंने बताया, ठीक है. मॉलिक्यूलर मास कैसा आएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू n ओवर एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है. ये ऊपर आपके पास एम्पेरिकल फॉर्मूला है, ठीक है. ये क्या एम्पेरिकल फॉर्मूला है? ये लिख दो उसके ऊपर ना, ये पूरा एम्पेरिकल फॉर्मूला है, ठीक है. इसी तरीके से मैं फिर ये नंबर ऑफ n कैसे फाइंड आउट करूंगा? नंबर ऑफ n ऐसे फाइंड आउट करूंगा. n इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, ठीक है. इस तरीके से दोनों वैल्यूज पुट करूंगा, n निकाल लूंगा, n से पुट करूंगा, ऊपर वाली वैल्यूज में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है. अच्छा देखो, यहाँ पे मेरे पास एक वो क्वेश्चन है, वो बोल रहा है xenon forms a compound that contains only xenon, oxygen and fluorine. The compound contain 22.1% of oxygen by mass and 17.5% fluorine by mass. Calculate the empirical formula of this compound. यहाँ पे उसने मुझे ऑक्सीजन और फ्लोरीन की अबंडेंस दे दी है, xenon की दी है. देखो टोटल 3 एलिमेंट है ना, तो मैं 100 से ऑक्सीजन और फ्लोरीन की अबंडेंस माइनस करूंगा, तो मेरे पास xenon की आ जाएगी. यानी 100 माइनस 22.1 माइनस 17.5, तो मेरे पास यहाँ पे आ गई xenon की परसेंटेज, ठीक है. अब मैं लिखूंगा ऑक्सीजन. स्टेप 1 क्या होगा? ऑक्सीजन का कितना है? 22.1 डिवाइड बाय 16. सही. फिर लिखूंगा ये फ्लोरीन के लिए. फ्लोरीन का है 17.5 डिवाइड बाय 19. 19 इसका एम आर यानी ई आर होता है. फिर आएगा जेनॉन. जेनॉन की है 16.4 ना, जेनॉन की क्या है? 16.4 है. अच्छा, जेनॉन की होती है 131, ठीक है. अच्छा देखो, अक्सर बच्चों को ये होता है कि सर आपने 100 से सब्ट्रैक्ट क्यों कर दिया, आपने ये 100 से सब्ट्रैक्ट क्यों कर दिया? अच्छा देखो, जो टोटल मेरे पास एक कंपाउंड है जिसमें 3 मेरे पास एलिमेंट है. वो कौन कौन से हैं? जेनॉन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन. इन तीनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो ये 100% को बनेंगे ना. एक कंपाउंड है उसमें 3 ही मेरे पास एलिमेंट है, जेनॉन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन.
जब मैं उनको 100 से वो माइनस करूंगा, तो उनको जब मैं तीनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास टोटल काउंट 100 बनेगा ना। तो इसी तरीके से मैं, जैसे मेरे पास इस तरीके से था ना, 100% इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन प्लस परसेंटेज ऑफ फ्लोरीन प्लस परसेंटेज ऑफ जिनॉन। तो अगर मुझे जिनॉन की परसेंटेज निकालनी है तो मैं O2 और हैफ को उस तरफ को ले जाऊंगा। इस तरीके से किया है मैंने। सही है, क्योंकि टोटल मेरे पास जो ये परसेंटेज होती है वो 100 होती है। मैं इसमें से ऑक्सीजन और ये जिनॉन, ऑक्सीजन और ये फ्लोरीन की वो ये परसेंटेज वो माइनस कर दूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा जिनॉन की परसेंटेज का। सही। आप 22.1 डिवाइडेड बाय 16, तो मेरे पास आ गया 1.381। और फ्लोरीन का आ रहा है 17.5 डिवाइड बाय 19, 0.19 के आसपास होगा ना, 0.92 और जिनॉन का क्या आ रहा है, जिनॉन का तकरीबन 0.45 ऐसे कुछ आएगा। 60.4 डिवाइडेड बाय 131, यस 0.461 आ रहा है। ठीक है, अब जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है उससे मैं क्या करूंगा, सबको को डिवाइड कर दूंगा। सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू मेरे पास ये है, मैं से सबको को डिवाइड कर दूंगा। पहले इसी को डिवाइड कर दो, 4.61 डिवाइड बाय 4.61 डिवाइड बाय 4.461। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया 3। ठीक है, चेक कर लेता हूँ तब भी। 0.381 डिवाइडेड बाय 0.462, ये थ्री। अच्छा मैंने 2 लिख दिया, बोला 3 था, लिख 2 दिया। इसका आंसर आ रहा है 3, इसका आ रहा है 2 और इसका आ रहा है 1। तो मेरे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बन गया, O3 F2XE। 1 क्यों कहे वो लिखते नहीं है। इस तरीके से करना है मैंने एम्पेरिकल फॉर्मूला। आज हमने एम्पेरिकल करें, ये फॉर्मूलाज करने से वो पहली क्लास में हमने परसेंटेज बाय मास ऑफ पर्टिकुलर जो एक नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए होते हैं किसी कंपाउंड के कंपोनेंट के, वो हमने कैलकुलेट किया।